हेलो गाइस, सो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे बैठ के बिल्कुल सेफ्टी के साथ में। फिर से स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। आगे हूँ आपके पास में सुबह सुबह, ठीक है। चलो, चैप्टर नंबर 13 चल रहा है आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। हमने एग्जांपल पढ़ लिए, अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है हमें। हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लिया, राइट। नाउ न्यू टॉपिक इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अब होता क्या इनवर्स प्रोपोर्शन? तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी। क्या सिचुएशन थी कि वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, सेकेंड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और वन इज डिक्रीजिंग, सेकेंड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि वन, देखो कैसा है, वन इज इंक्रीजिंग एंड सेकेंड इज डिक्रीजिंग, और इफ फर्स्ट इज डिक्रीजिंग सेकेंड इज इंक्रीजिंग, मतलब उल्टा चले। ये क्या चले? उल्टा चलेगा, रिवर्स के अंदर चल रहा है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज आप लिख सकते हो कि इफ क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 1 है और ये क्वांटिटी 2 है। देखो मैथ्स पढ़ते हैं अपन, तो मैथ्स के अंदर अपन लैंग्वेज कम से कम और सिंबल्स की फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे? इफ़ क्वांटिटी 1 इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का सिंबल है अपर एरो, तो सेकेंड क्वांटिटी इज़ डिक्रीजिंग, ऐसा हो। और इफ़ फर्स्ट इज़ डिक्रीजिंग देन सेकेंड इज़ इंक्रीजिंग, ऐसा हो। तो इसको क्या बोलते हो आप? इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना नोटबुक में, तो एक काम करो, ऐसे लिख लो। चलो ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, आराम से है, ठीक है। अपना थोड़ा मैथ्स के अंदर भी तो डायग्राम होने चाहिए ना, राइट। इस वे में लिख दिया आपने। अब आपको सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है कि इफ़ फर्स्ट इज़ डिक्रीजिंग सेकेंड इंक्रीजिंग, फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग सेकेंड डिक्रीजिंग? तो अभी बताते हैं। एक बार बताना, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, सपोज करो कि आपको एक वर्क फिनिश करना है घर पे। जैसे कि दीपावली के टाइम पे हमें बोला है आपको मम्मी ने कि बेटा एक काम करो, अपना रूम साफ़ करो, ठीक है। रूम साफ़ करने लग गए आप कहोगे अरे यार मेरा रूम है, इतने दिन हो गए साफ़ किए हुए, टाइम लगेगा इसके अंदर, तो ठीक है। आप अकेले हो, आप काम कर रहे हो, रूम साफ़ कर रहे हो। रूम साफ़ करते 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 हो सकता है कि आपको टोटल मिला के 4 आवर लगे हो रूम साफ़ करने में पूरा, और आप थक जाओगे। अब एक सिचुएशन सोचो, अगर आप अकेले नहीं होते और आपके साथ में आपका फ्रेंड होता, या आपका ब्रदर होता है, या आपकी सिस्टर होती, या आपके साथ में कोई और होता है, एक टोटल 2 पर्सन होते मान लो, तो क्या तब भी 4 आवर लगते? नहीं। आप खुद कहोगे सर नहीं सर, 2 लोग होते जल्दी हो जाता काम, 2 लोग तो होते तो काम जल्दी हो जाता। यानी अब आप एक बार बताओ कि अगर आपने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ कर दिया, तो जो टोटल टाइम लग रहा था वर्क होने में, वर्क उतना ही है, रूम वही साफ़ करना है। बट पहले आप अकेले थे, तो मान लीजिए, समझना है सिचुएशन को, पहले आप अकेले थे तो आपको टोटल लगे 4 आवर। अब आप लोग 2 हो गए, 2 पर्सन, तो टोटल लगे आपको 2 आवर। समझ रहे हो? यानी कि आपको 2 आवर लग गए, 2.5 लग गए, हो सकता है 1 आवर ही लगाओ क्योंकि सेकंड वाला पर्सन बहुत जल्दी काम करता हो सकता है 3 आवर लगे हों, ठीक है। लेकिन सिंपल चीज़ है कि जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ किए, उसी सेम वर्क को, इस वर्ड पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ उसी सेम वर्क को, क्योंकि आप उसी रूम को साफ़ कर रहे हो। ये मत कहते ना सर 2 लोग हैं तो 2 कमरे साफ़ करने में सर टाइम तो उतना ही लग गया। अरे भाई हम उसी वर्क की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है, कि सेम वर्क को फिनिश करने में एज यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ पर्सन, या नंबर ऑफ वर्कर, मैं ब्रॉड वे में ले रहा हूँ उस चीज़ को, किसी कंपनी में काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, ठीक है। एज नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजिंग टू डू द सेम वर्क, टाइम विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया प्रोपोर्शन, कौन सा? डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, और एग्जाम्पल बुक में आपके अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें और निकल के आएंगे, तो उन सबको समझेंगे हम। तो एग्जाम्पल वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल क्या बनता है? एग्जाम्पल्स फर्स्ट, एज वी increase number of persons or workers, then time taken to finish the job, जो मतलब जो भी वर्क मिला है आपको, ठीक है, टाइम टेकन टू फिनिश दिस जॉब विल डिक्रीज। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? एग्जाम्पल से समझा दिया है। सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट में गए। आप कहाँ गए? मार्केट में। अच्छे सुनना बेटा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है जो अक्सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को रीड करके आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि वेदर इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसलिए फोकस करके सुनना पूरा का पूरा, ठीक है। आप मार्केट गए, आपने सोचा पेन लेके आते हैं, ठीक है, एग्जाम है, पेन लेके आएंगे।
तो आपने बोला मम्मी मम्मी एग्जाम में पेन लेके आने, अलग अलग वैरायटी वाले पेन लेके आऊँगा, एग्जाम में 2-3 पेन तो सब लोग लेके जाते हो आप, ठीक है, कलर वाले भी लेके जाते हो, ब्लैक कलर भी लेके जाओगे अंडरलाइन करने के लिए, ऐसे कर करके, ठीक है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, कितना पैसे चाहिए बेटा? आपने कहा मम्मी एक काम करो, मुझे टोटल 50 रुपीज़ दे दो, मैं अपने आप देख लूँगा मुझे कितने पेन लाने हैं और कितने कितने के लाने हैं। चलो आप गए मार्केट में, तो आपने पता कि आपको पेन पसंद आए, एक पेन आपको पसंद आ गया अच्छे से, ठीक है, तो आपने कहा ठीक है अंकल ये वाला पेन कितने का है और इसी कंपनी के मुझे अलग अलग कलर के दे दो, ठीक है, और ब्लू वाले पेन 2 दे देना क्योंकि एग्ज़ाम में लिखूँगा तो अच्छे से काम चल जाएगा, ठीक है भाई। तो अंकल ने बोला आपको कि बेटा 1 पेन का जो प्राइस है, जो 1 पेन का प्राइस है वो है 10 रुपीज़। आपने कहा कोई बात नहीं अंकल आप दे दो, तो एक काम करो 50 रुपीज़ के सारे दे दो। अब मुझे बताओ अगर 10 रुपीज़ का 1 पेन आता है, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस ऑफ 1 पेन और ये है आपका नंबर ऑफ पेन, कितने आएंगे? 10 रुपीज़ का आता है तो अंकल आपको 5 पेन दे देंगे। कितने पेन मिल जाएंगे? 5, समझ गए? क्योंकि 10 रुपीज़ का 1 पेन तो 5 पेन कितने हो जाएंगे? 50 रुपीज़ के, समझ रहे हो? सेकंड सिचुएशन इसी में लो कि तभी आपको मान लो आपके फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और आपको पता है कि 5 पेन तो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये पेन तो आपको चाहिए, आपने कहा ठीक है दे दो मैं सारे पेन यूज़ कर लूँगा। अभी सडनली आपके फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, उसने बोला यार अर्जेंटली ना मुझे पेन की रिक्वायरमेंट है, मैं अभी मार्केट भी नहीं जा सकता, मम्मी पापा भी यहाँ पे नहीं है, वो रात को लेट आएंगे और मेरे पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, तो भैया एक काम करना कहाँ पे है? बोला यार मैं तो मार्केट में आया हुआ हूँ। क्या करने आया? पेन लेने आया हूँ। यार मेरे लिए पेन ले लेगा। अब देखो आपकी सिचुएशन देखो, आप मम्मी से और पैसे नहीं लेने जा सकते अभी घर पे, ठीक है, मम्मी ने बोल दिया कि भाई नहीं और पैसा नहीं, 50 रुपीज़ का सफिशिएंट पेन है। तो अब आपने जुगाड़ लगाया, क्या जुगाड़ लगाया कि यार आप थोड़ा आपको लगा भी यार मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला है इस चीज़ को, एक सेकंड रुकना बेटा, ठीक है, हाँ जी, आपने सोचा इसको कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला है कि यार पेन चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मेरे फ्रेंड का ना ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, ठीक है, और जितने पेन की रिक्वायरमेंट मुझे इतने पेन उसे रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा सोचा नहीं यार ज़रूरी थोड़ी ना है 10 रुपीज़ वाला पेन लेना, मैं सस्ता पेन भी तो ले सकता हूँ, जिससे कि क्या है जब ज़्यादा पेन आ जाएंगे तो हाफ कर लेंगे, जितना इतने मैं रख लूँगा इतने मेरे फ्रेंड को दे दूँगा। तो आपने अंकल से पूछा अंकल एक काम करो ना कि मुझे थोड़ा सस्ता वाला पेन दिखा दो लेकिन अच्छा होना चाहिए वैसे कंपनी का। बोला ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकल ने इस बार आपको जो पेन दिखाए, ये फर्स्ट केस था आपका, केस सेकंड, अंकल ने इस बार आपको पेन दिखाए वो था 5 रुपीज़ का 1 पेन। क्या था? 5 रुपीज़ का 1 पेन था, ठीक है। अब आपको अंकल कितने पेन आएंगे? कहेंगे बेटा आप भी तो मैथ्स पढ़ते हो, आप बताओ। अच्छा अंकल 50 का टोटल है तो 5 रुपीज़ का 1 पेन है तो 50 डिवाइडेड 5 10 पेन आ जाएंगे। कितने पेन आ जाएंगे? 10 पेन। समझ रहे हो? सही है कैलकुलेशन। 10 रुपीज़ के तो 5 पेन कितने के होंगे? 50 के होंगे। तो यहाँ पे जो टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्ट जो बैठेगा आपको देना है अंकल को, वो 10 रुपीज़ का 1 पेन तो 5 पेन 50 के, 5 रुपीज़ का 1 पेन तो 10 पेन 50 के। समझना है सिचुएशन को कि अगर टोटल कॉस्ट आपको फिक्स रखनी है उस केस के अंदर, टोटल कॉस्ट इज़ फिक्स। याद करो पहले वाले केस में हमने टोटल वर्क को फिक्स रखा था। टोटल कॉस्ट इज़ फिक्स, आपके पॉकेट में जो मनी है वो फिक्स है। तो एज यू आर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ पेन, देखो पहले प्राइस ऑफ पेन अगर 5 है, 5 रुपीज़ का आता है, उस केस में 10 पेन आते हैं। अगर आपने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया तो नंबर ऑफ पेन कम हुए कि नहीं हुए? और अगर मान लो सिचुएशन ले लेते हैं 10 रुपीज़ का पेन था तो 5 आते थे, 5 रुपीज़ यानी कम कर दिया प्राइस को तो ज़्यादा पेन आएंगे। तो एज यू आर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ 1 पेन जो परचेज कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पेन आप परचेज कर पाओ, कम परचेज कर पाओगे। और अगर आप कम रुपीज़ वाले पेन खरीदोगे तो ज़्यादा पेन आ जाएंगे। बताओ इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ या नहीं हुआ? लेकिन टोटल कॉस्ट क्या रखनी है आपको? सेम। सिचुएशन प्रैक्टिकली समझ में आ रही है? ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इमोशनली भी होना चाहिए अपने फ्रेंड के लिए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इतना कंप्रोमाइज़ तो कर लेना यार, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन को आप लिख सकते हो, इसको ऐसे ही बनाओ। सेकेंड एग्जाम्पल जो लिखा मैंने उसको इसी वे में लिखो और इसको लैंग्वेज में क्या लिखोगे? इफ़ total cost is same, then if price of one item, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल था पेन का। इफ प्राइस ऑफ वन आइटम इज इंक्रीज देन number of items purchased will decrease।
समझ रहे हो वाली चीज़ कि प्राइस ऑफ वन आइटम इंक्रीज अगर करते जाओगे तो नंबर ऑफ जो पर आइटम है वो कम होते जाएंगे, और अगर प्राइस कम होगा तो नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो इसी की सिचुएशन क्या लिखते हैं, विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी होगा कि अगर इस बार प्राइस ऑफ वन आइटम डिक्रीज तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आई होप आपको सिचुएशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम और सिचुएशन में लेके चलेंगे, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट वापस से उसी फॉर्मूला पे आते हैं जो हमने पढ़ा था, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। आपका सर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था बेटा, उसका एक पार्ट डायरेक्ट में थी, कुछ चीज़ें इन्वर्स में भी तो होंगी। कैसे, अभी समझते हैं अच्छे से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, और आई थिंक 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा, ठीक है उसमें। हाँ जी, तो एक फॉर्मूला था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बात है, बोलना तो वही, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। कैन यू फाइंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज मल्टीप्लीकेशन, टाइम विल बी इन डिवाइड, ठीक है। अच्छा जी, इफ डिस्टेंस इज फिक्स, डिस्टेंस इज फिक्स तो क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। इन दैट केस स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 या प्रोपोर्शनल टू 1/t या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t टाइम। देखो अपोन में है t तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी लिखना, अभी समझाऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा ये वाली चीज़। सेकंड केस लेके चलते हैं इसका, वही वाला फॉर्मूला कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, देन टाइम इज इक्वल टू distance upon speed. That means you can write if distance is fixed then time is proportional to 1/s या inversely proportional भी बोलते हैं इसको। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा, होता है ना, चलो समझाते हैं। मैंने बोला डिस्टेंस इज फिक्स, समझ लो कि मान लीजिए कि आपको यहाँ से लेके, मान लो ये आपका स्कूल है, ये स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, ये रोड है, इस रोड पे आप चल रहे हो, जाते जा रहे हो, ठीक है। और ये मान लीजिए रोड पे ये आपका घर है, होम स्वीट होम, ठीक है। कौन सा होम है, स्वीट होम, राइट। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस है फिक्स, मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं लगाएंगे अभी इसके अंदर, लॉजिक समझेंगे, ठीक है। स्कूल एंड होम, घर वहीं है, स्कूल वहीं है, डिस्टेंस कभी चेंज होगा उन दोनों के बीच में, नहीं होने वाला। अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ, इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ डिस्टेंस विल नेवर चेंज। क्लियर है ये वाली चीज़, ओके। अब समझना क्या है, तो वो वाला किसी केस बन रहा है ना कि इफ़ डिस्टेंस इज फिक्स, डिस्टेंस इज फिक्स तो फिक्स कर दिया हमने, आपको स्कूल से घर ही जाना है, ओके। क्या हुआ, सोचना इस चीज़ को। अगर आपको मान लीजिए कि आप डेली स्कूल से घर जाते हो, जाते डेली स्कूल से घर, ओके। आज क्या हुआ, डेली जाते हो आप, नॉर्मल अपनी स्पीड से चलते हुए चले जाते हो, दोस्तों से बात करते हुए जाते हो, करते हुए जाते हो, और आपको कुछ टाइम लगता होगा जाने में, हो सकता है कि आप 10 मिनट में पहुंच जाओ, आपकी स्पीड जो नॉर्मल है उसके हिसाब से आप पहुंच रहे हो 10 मिनट में। आज क्या हुआ, आज आपको सुबह सुबह पता लगा कि आज भी आपको जो फेवरेट कज़िन है वो आने वाला है घर पे, और आपको मस्ती करनी है खूब ज़्यादा उसके आने के बाद में। तो क्या होगा, जैसे स्कूल की घंटी लगी आपने तुरंत ध्यान आया कि भाई मुझे तो घर जल्दी जाना है, दोस्तों को आपने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरा कज़िन आने वाला है, आज मैं तुम लोगों के साथ बात करते हुए नहीं जाऊँगा, मैं तो दौड़ के जाऊँगा, मुझे मेरे कज़िन से मिलना है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप दौड़ के जा रहे हो, डेली जितने स्पीड से जाते हो, आज स्पीड आपकी ज़्यादा है चलने की, अब दौड़ के जा रहे हो तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा हूँ सर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यार एक बात बताओ फिर आप दौड़े क्यों, आपको अपने कज़िन से मिलने जाना था, क्यों जाना था, वो आया हुआ है घर पे, जल्दी क्यों जाना था, ताकि जल्दी जाके खेल पाओ उसके साथ में। आपको जल्दी पहुंचना है, आपको कम टाइम में पहुंचना है, तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी होगी, नहीं करनी होगी, ऑब्वियसली करनी होगी। इसका मतलब कि अगर आपको टाइम कम लगाना है तो आपको स्पीड को ज़्यादा करना होगा, और अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो स्पीड क्या होती है, कम, ठीक है। अगर आपको टाइम कम चाहिए तो स्पीड ज़्यादा करो, और अगर आपको टाइम ज़्यादा लगाना है तो स्पीड कम कर दो। जैसे कभी कभी होता है कि आपको कहीं जाना है, आपको मन नहीं है वहाँ पे जाने का, आप लगता है अरे यार जाऊँगा वहाँ पे फालतू में पकाएंगे, एक काम करता हूँ धीरे धीरे चलता हूँ ताकि आराम से पहुँचूँ, लेट पहुँचूँ। समझ रहे हो इस चीज़ को, तो सिंपल सी चीज़ आ गई, इफ़ डिस्टेंस इज़ फिक्स, इफ़ यू वांट टू डिक्रीज योर टाइम टू रीच द सेम पोजीशन, सेम डेस्टिनेशन,
देन यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। साइकिल का एग्जांपल ले लो, जब हम साइकिल तेज़ चलाते हैं तो हमें कम टाइम लगता है। स्कूल से घर की बात कर लेते हैं, अगर आप साइकिल तेज़ चलाते हो यानी स्पीड इंक्रीज कर देते हो तो आपको टाइम क्या लगता है, कम। और अगर आपने साइकिल की स्पीड को कम कर दिया तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप टाइम कम है तो स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, और अगर टाइम ज़्यादा लगा दोगे तो स्पीड क्या होगी, कम। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। स्पीड ज़्यादा है तो टाइम लगेगा कम, और स्पीड कम है तो टाइम लगेगा ज़्यादा। ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। समझ गए, अपोन वाला फैक्टर है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सो इसको तो इतना लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहो तो लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ कि इफ़ डिस्टेंस इज फिक्स्ड देन स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ये क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट में अब आपको एग्जांपल ज़्यादा नहीं, एग्जांपल क्वेश्चन के साथ करेंगे। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला जनरेट करवाता हूँ। जैसे उसका फॉर्मूला था ना x1/y1, x2/y2, x3/y3 इक्वल होते हैं, इसका भी फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से जनरेट करेंगे जिससे कि आप आराम से फॉर्मूला, अगर एग्जाम में भूल भी जाओ इन केस फॉर्मूला, तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, यही फ़ायदा है अपनी क्लास का कि आपको कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, चलो ये मान लीजिए आपके पास में है, वही एग्जांपल लेते हैं, पेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो टोटल मनी जो आपके पास है वो लिख लेते हैं एक बार के लिए कि टोटल मनी आपके पास 50 रुपीज़। अब समझना, नंबर ऑफ पेन परचेज्ड एंड सेकेंड क्वांटिटी इज प्राइस ऑफ 1 पेन। आप ही जनरेट करोगे फॉर्मूला, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, चलो हाँ जी, जरा एग्जांपल से समझते हैं। ओके, इस बार एक काम करते हैं, चेंज कर देते वैल्यू जिससे कि ज़्यादा वैल्यू से समझ में आए आपको। मान लीजिए इस बार आपके पास टोटल मनी है 100 रुपीज़। तो मान लो कि अगर प्राइस ऑफ 1 पेन अगर मैंने बोला 5 है, सोचो माइंड में सोचो इस चीज़ को कि प्राइस ऑफ 1 पेन अगर 5 है तो टोटल पेन परचेज कितने होंगे, 20, बिकॉज 25 is 100, तो नंबर ऑफ पेन परचेज विल बी 20। ओके, इफ प्राइस ऑफ 1 पेन इज 10 तो टोटल पेन परचेजेस, आप 10 रुपीज़ का एक पेन आता है तो 100 में कितने आएंगे, 100 डिवाइड बाई 10। इफ प्राइस ऑफ 1 पेन इज 25, या 20 कर लेते हैं, थोड़ा महंगा पेन लेके आ रहे हो, राइटोमीटर का ले लिया आपने। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 पेन इज 20 रुपीज़, देन नंबर ऑफ पेन विल बी 5। इफ प्राइस ऑफ 1 पेन इज 50, अच्छा वाला क्वालिटी का और बढ़िया शानदार पेन लेके आ रहे हो, प्राइस ऑफ 1 पेन इज 50, देन नंबर ऑफ पेन विल बी 2। बताओ किसी को इसमें डाउट है, इस चीज़ को? कोई डाउट नहीं है, या आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो इसको माइंड के अंदर। अब जरा वही काम करते हैं, अपना फॉर्मूला जनरेट करते हैं। दिस इज x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 एंड y4। क्लियर? हाँ जी, तो क्या बन रहा है आपका, एक चीज़ पे आपने फोकस किया, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। 25 जा 100, देखो दोनों का प्रोडक्ट किया, दैट इज़ 100। 10 10 जा 100, 5 20 जा 100, 250 जा 100। दैट मीन्स यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि वाट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ x1 y1, x1 मल्टीप्लाई y1 इज़ 100, x2 y2 इज़ 100। अभी बस फॉर्मूला आने वाला है, x3 y3 इज़ 100 एंड x4 y4 इज़ 100। यानी सिंपल सा मैं कंबाइन करके एक चीज़ लिख सकता हूँ, ज़रा देखना, आप खुद बताना लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। कैन आई राइट कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 चलता रहेगा। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, और वो किसके इक्वल है, जो टोटल मनी आप लेके आए थे। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला बन गया फॉर इन्वर्स प्रपोर्शन।
याद करने का सिंपल सा तरीका है कैसे कि डायरेक्ट वाले में हमने डिवाइड किया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इन दोनों क्या किया था हमने डिवाइड किया था, और इन्वर्स में क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई। अब देखो याद भी कैसे हो जाएगा, सिंपल सा याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। डायरेक्ट, एक मिनट रुकना, डायरेक्ट में हमने क्या किया था डिवाइड, डायरेक्ट में क्या किया था डिवाइड। तो लो डायरेक्ट का फर्स्ट लेटर क्या है डी और डिवाइड का फर्स्ट लेटर क्या है डी। तो डायरेक्ट में क्या करते हैं डिवाइड, डायरेक्ट में क्या करते हैं डिवाइड और इक्वल होता है। फॉर्मूला तो याद रहेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लोगे। कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये हो सकती है एग्जाम में बाई चांस, वैसे तो नहीं होगी अगर आपने प्रैक्टिस की है, बाई चांस हो सकती है सर डायरेक्ट में डिवाइड करते थे कि डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करते थे। तो डायरेक्ट डी डिवाइड डी, तो डायरेक्ट में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली फिर तो आपके माइंड अपने आप आंसर देगा, रे यार एक बात बताओ, जब डायरेक्ट में डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरे वाले में क्या कर रहे होंगे इन्वर्स में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि काम तो दो ही कर रहे हैं हम, क्या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट में डिवाइड और इन्वर्स में मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया है। क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा सेम, और उसमें ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये था, इसमें ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये। याद आ रहा है फॉर्मूला, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4 आर सेम। इन दिस केस x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 आर सेम। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बेटा एंजॉय करो इसको, कंसेप्ट को अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इनके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।